स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक को। वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो इस लॉ को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ में हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस इसको डिस्कस करेंगे और ट्रांसपोज को हम डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। और ट्रांसपोज की बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, उसको भी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इससे पहले जो क्लास थी, क्लास नंबर 8, उसमें हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लॉ आती है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ये जो लॉ है इसमें दो बातें हैं। इसमें भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे एडिशन का वर्ड भी आया है। तो जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसमें दो ऑपरेशन हमारे पास होती है। आपने एसोसिएटिव लॉ को पढ़ा था, तो उसमें हमारे पास 3 मैट्रिसेस होती है। इसमें भी हमारे पास 3 मैट्रिसेस होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। लेकिन दोनों में जो चेंजेस है वो ये है कि उसमें हमारे पास एक ऑपरेशन थी, यानी हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से पढ़ते थे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन थी। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को पढ़ते हैं, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन है, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन साथ में इसमें एडिशन भी है। तो इसमें यह फर्क है कि इसमें हम एट अ टाइम 2 ऑपरेटर्स को यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को। इसमें बाद में मैं एग्जांपल्स भी आपको सॉल्व करूंगा। तो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवर मल्टीप्लिकेशन पे ये आपके पास सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है। तो इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड में आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो एसोलो बेस होती है। तो वो अपने आप से आपको लॉ देगा, वो आप प्रूफ करेंगे। तो इन सब को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, इसमें हमारे पास 3 मैट्रिसेस होती है। तो 3 मैट्रिसेस जब आप लेते हैं और वो भी मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो उन तीनों का ऑर्डर आपके पास सेम होना चाहिए। यानी इस तरह सेम होना चाहिए कि इनको आप मल्टीप्लाई करें वो कंफर्मेबल हो, उनका रिजल्ट आपके पास ठीक आ जाए। वो दोनों जो आप मैट्रिसेस लेते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, तो तब हम उन मैट्रिसेस का रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट कंडीशन है वो लिखते हैं। इसके लिए जब आप मैट्रिक्स ए को चूज करते हैं, उसका ऑर्डर आपके पास m/n होगा, ठीक है। लेकिन जब आप मैट्रिक्स बी को उठाते हैं, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर आपने देखना है वो आपके पास यहाँ पे जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में जो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम होती है वो दूसरे मैट्रिक्स में आपके पास नंबर ऑफ रो के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ कॉलम है, यहाँ पे n नंबर ऑफ रोज होंगे। तो ये दोनों अगर इक्वल हो तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम जो मैट्रिक्स बी के है वो आप अपने आप से लिख सकते हैं, जो भी आपका ऑर्डर जहन में आ जाए वो आप ले लें। तो यहाँ पे हम जनरली लिखते हैं, तो जनरली मैं पी को सिलेक्ट करता हूँ। इसी तरह मैट्रिक्स सी जब आप उठाते हैं तो उसकी ऑर्डर को देखें कि पहले मैट्रिक्स की आप नंबर ऑफ कॉलम को देखें, सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम p है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आपके पास p हो जाएगी, और मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ जो आपके पास कॉलम है वो आपके पास q आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ कॉलम आपके पास चेंज आ सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये हमने 3 मैट्रिसेस उठाए और उसके ऊपर हमने उसकी ऑर्डर को देखा। अब हम इस तरह करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लिखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन किस तरह है। तो ये हमारे पास जो लॉ है वो है a इंटू बी प्लस सी। तो ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ये जो यहाँ पे ब्रैकेट है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। ये यहाँ पे दोनों, यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये अंदर एक एलिमेंट है, यहाँ पे इस ए का मतलब ये है कि ये इस कंप्लीट एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है।
तो यहाँ पे अगर कुछ ना हो साथ में ब्रैकेट हो तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो फर्स्ट जो ऑपरेशन यहाँ पे है वो है मल्टीप्लिकेशन, फिर बाद में जो ऑपरेशन है वो है एडिशन। तो ये जो हम लॉ डिस्कस करते हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ये हम मल्टीप्लिकेशन की लॉ है लेकिन एडिशन के ऊपर है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पार्ट है अगर इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें, इस ए को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें पहले इसके साथ और बाद में इसके साथ, तो इससे आपके पास बन जाएगा a इंटू बी, ए इंटू बी, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस, दरमियान में प्लस है, फिर a इंटू सी, a इंटू सी। इस a को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया पहले b के साथ, दरमियान में पहले मल्टीप्लाई है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर a को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है c के लिए भी, तो यहाँ पे इसके दरमियान में प्लस है तो पहले हमने प्लस डाला, फिर a को हमने c के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये तो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, लेकिन नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एंड। ये लॉ जो है ये आपके पास इस तरह भी आ सकता है कि आप a प्लस बी को करें और मल्टीप्लाई करें आप इसको मैट्रिक्स C के साथ। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर लिया और C को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा, ठीक है। तो इसका जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो किस तरह होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देखें, A को आपने C के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर B को आपने C के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो A को जब आप C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे A इंटू C बन जाएगा। दोनों जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो A मल्टीप्लाई C, साथ में आप इस तरह करें कि B को मल्टीप्लाई करें C के साथ, दरमियान में क्या है प्लस, तो पहले आप प्लस को डालें, फिर B को C के साथ मल्टीप्लाई करें तो B इंटू C बन जाएगा। अब ये जो लॉ हमने लिखा ये दोनों जो है दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लेकिन ये आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। यहाँ पे मैं आपको लिखवा भी देता हूँ, ये जो है ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये जो लॉ है ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे इसको जब हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं तो यहाँ पे ए हम मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड से, यहाँ पे ये जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसमें हम सी को मल्टीप्लाई करते हैं राइट हैंड साइड से, तो इसलिए इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो यहाँ पे इस साइड से आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आपके पास इस साइड से भी आता है, लेकिन ये जो लॉ है इसको दो पार्ट्स में इन्होंने तकसीम किया है। वो आपके पास एक तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दूसरा आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। लेकिन ये जो दो लॉज आपके पास आए हैं इसको मैं आपको लिखवा देता हूं। इसका सिंपली मकसद ये है कि आपके पास ये जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये वाला a इंटू बी प्लस सी, ये आपके पास इक्वल है इस राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, ये है इक्वल टू a इंटू ए प्लस बी इंटू सी। ये आपके पास ये दोनों साइड जो है ये इक्वल है। ये जो लॉ है ये आपके लिए है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये जो साइड है ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इन दोनों को हम प्रूव करेंगे और इसके ऊपर एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन आपके जो पेपर में एग्जांपल आते हैं, आपकी पेपर तो एसएलओ बेस होगी, तो उसमें जो एग्जांपल्स आते हैं वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन के तो आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास एडिशन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है, एडिशन की जगह पे आपके पास सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है। तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो भी आपके पास आ जाए पेपर में तो वो उसको आप प्रूफ कर सकेंगे फिर। तो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल को लेंगे। एग्जांपल हम इस तरह चूज करेंगे कि यहाँ पे मैट्रिक्स ए को हम उठाएंगे, तो मैट्रिक्स ए जब आप चूज करेंगे तो मैट्रिक्स ए का आप ऑर्डर को देखेंगे। मैट्रिक्स
मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है m बाय n, यानी जो आपकी मर्जी वो ऑर्डर का आप सेलेक्ट करें। तो मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, हमने उस पर काफ़ी प्रैक्टिस भी किया है, तो इसीलिए मैं जो मैट्रिक्स उठाऊंगा वो 2/2 का उठाऊंगा। तो मैट्रिक्स 2/2 को जब हम उठाते हैं तो उसमें एलिमेंट सपोज करते हैं 2, 0, 1 और 2 को, राइट। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स बी को लेते हैं। मैट्रिक्स बी में हम एलिमेंट लेते हैं 1, 0, 0, 1। ये जो मैट्रिक्स बी है, इस मैट्रिक्स को हमने एक नाम भी दिया था, इसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। साथ में हम मैट्रिक्स सी को लेते हैं। मैट्रिक्स सी वो देखते हैं हम, ये भी हम 2/2 के लेते हैं। तो इसमें लेते हैं 1, 4, 2, 3। ये तीनों मैट्रिसेस हमारे पास ऑर्डर 2/2 के हैं। यहाँ पे 2/2, 2/2, 2/2। तो पहले आपने जो मैट्रिसेस उठाने हैं उनको देखना है कि ये आपके पास कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है मल्टीप्लिकेशन। तो आपने ये पहले वेरीफाई करना है। वो किस तरह वेरीफाई करना है? इस ऑर्डर को देखते हुए, ये जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। पहले मैट्रिक्स को जब आप दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम को देखते हैं और दूसरे के नंबर ऑफ रोज को। अगर ये दोनों इक्वल हो तो आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसी तरह अब ये आपके लिए मैट्रिक्स फर्स्ट हो गया और ये आपके लिए सेकंड मैट्रिक्स हो गया। तो फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे का नंबर ऑफ रो को चेक करते हैं। तो ये दोनों अगर इक्वल हो तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये जो तीनों मैट्रिसेस हमने उठाए हैं, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम लिखते हैं। सॉल्यूशन में हम इस लॉ को उठाएंगे, ये वाली लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये आप लिख ले फर्स्ट, ये लॉ है a इंटू बी प्लस सी, और इसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं a इंटू बी आ जाएगा। a इंटू बी दरमियान में प्लस है और a इंटू सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब आप देखिए इसमें ये जो साइड है इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर ले तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम उठाते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। इसमें जब हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। इसमें आपको पता है कि ब्रैकेट वाले को हम पहले सॉल्व करते हैं और एडिशन भी आपको दो मैट्रिसेस का आता है। तो हम इस तरह करेंगे कि हम यहाँ पे चलो तीनों को एक साथ उठाएंगे लेकिन इनको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा a इंटू बी प्लस सी, और ये इक्वल हो जाएगा, पहले आप मैट्रिक्स A को लिखे 2 0 1 2 2 0 1 और 2, ठीक है। अब आप ब्रैकेट लगाएं, मैट्रिक्स B को लिखे। मैट्रिक्स B किस तरह है? 1 0 0 1, फिर दरमियान में प्लस है, प्लस लिखें, और मैट्रिक्स सी को लेके। मैट्रिक्स सी ये है 1 4 3 2, 1 4 2 3। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हुआ है तो इसको क्लोज कर ले। अब पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करें, ये इसी तरह आएगा। तो एडिशन के ऊपर आपका काफी प्रैक्टिस हो चुका है, तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। 2 0 1 और 2 अपनी जगह पे आ जाएगा। ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे, लेकिन दरमियान में क्या है? मल्टीप्लाई है।
तो जब हम कुछ नहीं डालते दरमियान में तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज हुआ है। तो 1 को ऐड करें 1 के साथ तो 1 + 1 2 आ जाएगा। फिर 0 + 4 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 0 + 2 तो इससे 2 बन जाएगा। 1 + 3 तो इससे 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज होता है। ये जो आपके पास सिचुएशन बनी है इसमें हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट रो को हम दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन भी आपको आता है। इससे पहले क्लासेस में हमने मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काफी एग्जांपल सॉल्व किए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस वॉच किए हैं तो ये आपके लिए अ पीस ऑफ केक होगा। तो यहाँ पे आप इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 2s are 4 इससे बन जाएगा, प्लस 0 2s are 0 बन जाएगा। फिर ये रो ये कॉलम खत्म हो गया, हमें एक एलिमेंट मिल गया। अब इस रो को आप इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 4s are 8 बन जाएगा, प्लस 0 4s are 0 बन जाएगा। अब इस रो को ये सेकंड रो आप उठाए और इसको आप पहले कॉलम के साथ और दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 × 2 2 1s are 2 प्लस 2 2s are 4 और यहाँ पे 1 4s are 4 प्लस 2 4s are 8। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं आपके पास ये जब आप ऐड करेंगे तो इससे बन जाएगा 4, इससे बन जाएगा 8 और ये 4 और 2 6, 8 और 4 12। तो ये जो हमारे पास आंसर आ चुकी है ये है इसका। यहाँ पे मैं लिखवा भी देता हूँ a × b + c, ये इसका आंसर है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब ये साइड हमने प्रूव किया, ये हमारे पास कौन सी लॉ है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि ये है a × b + c, a × b + c, ये हमने प्रूव किया। और ये हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 को लिया था, तो ये साइड अब हम प्रूव करेंगे। ये वाला हमने कंप्लीट किया, अब ये वाला हम कंप्लीट करेंगे। तो a × b आप करें, पहले आप a को b के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर a को c के साथ। यहाँ पे देखें ये साइड तो हमने कंप्लीट किया, ठीक है। अब इसको हम कंप्लीट करेंगे तो आप a को b के साथ मल्टीप्लाई करें और a को c के साथ, तो तब भी आपके पास इन दोनों साइड का आंसर इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में इक्वल का साइन है। तो चलो हम उठाते हैं, इसी तरह के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इस साइड को उठाएंगे, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सपोज किया था, अब इसको हम राइट हैंड साइड लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि टेकिंग राइट हैंड साइड। अगर हम राइट हैंड साइड को ले लें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो मैट्रिसेस आती है वो क्या है, a × b आप करें और प्लस a × c करें। तो पहले हम a × b करते हैं, छोटे छोटे को उठाएंगे। पहले आप मैट्रिक्स a को लिखें, मैट्रिक्स a है 2 0 1 2 2 0 1 और 2। अब साथ में मल्टीप्लाई है और मैट्रिक्स b है, मैट्रिक्स b है 1 0 0 1 1 0 0 1। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, तो 2 1s are 2 प्लस 0 0s are 0। फिर इस रो को आपने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 0s are 0 प्लस 0 1s are 0। इसी तरह आप इस रो को मल्टीप्लाई करें इस कॉलम के साथ फिर दूसरे के साथ, तो 1 1s are 1 प्लस 2 0s are 0 1 0s are 0 प्लस
2 1s are 2। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास कंफर्मेबल जो आंसर होगा वो होगा 2 + 0 2, 0 + 0 0, 1 + 0 1 और 0 + 2 is 2। तो ये हमारे लिए इक्वेशन 2 बन जाएगा। और ये हमने सॉल्व किया a इंटू बी को। अब ये हमने सॉल्व किया a इंटू बी को, अब आप ले लें a इंटू सी। अब अगर हम सॉल्व करें a इंटू सी तो ये इक्वल हो जाएगा, पहले आप मैट्रिक्स a को लेके, मैट्रिक्स a है 2 0 1 2, 2 0 1 और साथ में 2 आ जाएगा, 2 0 1 2 और मैट्रिक्स C है, फिर मैट्रिक्स C 1 4 2 3, 1 4 और 2 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे मल्टीप्लिकेशन से जो इनका रिजल्ट आएगा वो होगा 2 1s are 2 प्लस 0 2s are 0 और 2 4s are 8 प्लस 0 3s are 0। इसी तरह इसको आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 1s are 1 प्लस 2 2s are 4 और 1 4s are 4 प्लस 2 3s are 6। तो इनसे जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो बन जाएगा 2 + 0 2, 8 + 0 8 और 1 + 4 is 5, 4 + 6 10। तो ये जो आंसर है ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप क्या करें, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करें। ये हमारे पास बेसिकली जो आया है AC आया है, तो AB को और AC को ऐड करें। AB हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और AC हमने निकाला ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो आप लिखिए एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। आप इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करें तो क्या बन जाएगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी और ये इक्वल हो जाएगा, ये है 2 0 1 2, 2 0 1 साथ में 2 आ जाएगा और प्लस मैट्रिक्स है AC 2 8 5 10, 2 8 5 और साथ में है 10। इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, इससे 2 + 2 4, 0 + 8 8, अब 1 + 5 6, 2 + 10 12। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। A इंटू बी प्लस A इंटू सी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 ये है। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 4 को देखें, यानी ये हमारे लिए ये साइड है, तो इस साइड से जो रिजल्ट आया है ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे देखें 4 4 8 8 6 6 12 12। तो ये लॉ हमने प्रूव किया कि इनके दोनों साइड से जो आंसर है ये सेम आता है। और ये जो लॉ हमने उठाई है ये कौन सी लॉ है, ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये वाली है, ये हमने प्रूव किया। अब ये वाली लॉ आप खुद ब खुद प्रूव कर सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे,
पहले जो ब्रैकेट है वो है इन दोनों के ऊपर। तो आप इसी तरह मैट्रिक्स को लिखे, पहले आप मैट्रिक्स ए को लिखे, फिर प्लस लगाए, फिर मैट्रिक्स बी को लिखे, फिर मैट्रिक्स सी को लिखे, लेकिन इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करें। तो दोनों को जब आप ब्रैकेट में बंद करेंगे तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, प्लस तो आपको आता है, सिंपल है, इन दोनों को आप ऐड करें तो जो एक मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगी उसको आप सी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर आएगा उसको आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है। फिर आप लेफ्ट हैंड साइड ये आपने सॉल्व किया, अब आप राइट हैंड साइड को उठाएं। राइट हैंड साइड में आप पहले a इंटू सी को मल्टीप्लाई करें, फिर आप b इंटू सी को मल्टीप्लाई करें। तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से आपके पास आंसर आएगा, इसका आंसर इसके साथ प्लस करें, तो जो आंसर आएगा और इससे जो आंसर आएगा ये दोनों आपके पास सेम होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका सेम है, ये इसका सेम है, तो ये दोनों जो है ये भी एक दूसरे के सेम होंगे। तो ये लॉ आप खुद ब खुद प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब हम इस तरह करते हैं कि ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सॉल्व किया, लेकिन अगर यहाँ पे एक वर्ड आ जाए सब्ट्रैक्शन, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए लॉ यही है, यही जो लॉ है ये उसके लिए भी है। यहाँ पे अगर मैं इसको एडिशन की जगह पे एडिट करूं और यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन लिखूं, सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, तो जो सब्ट्रैक्शन है इसमें बेसिकली क्या होती है, इसी तरह हमारे पास कौन सी लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। फिर मल्टीप्लिकेशन है तो ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने डिफाइन की है, लेकिन साथ में जो एडिशन था उसकी जगह पे एक लफ्ज और आया, सब्ट्रैक्शन। तो जो एडिशन यहाँ पे था उसकी जगह पे आप सब्ट्रैक्शन को लगाए, यहाँ पे देखें ये आपके पास सब्ट्रैक्शन हो गई। इसी तरह जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन आएगा, यहाँ पे भी आपके पास सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो ये जो चेंजेस हमने की सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात थी। यहाँ पे आपने एडिशन किया इस्लाम में, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व किया, लेकिन जो अभी सब्ट्रैक्शन की लाई है इसमें आप क्या करेंगे, आपने जो एडिशन किया था उसकी जगह पे आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन वाला जगह कौन सी है जहाँ पे हमने एडिशन किया, ये है ये वाली जगह। यहाँ पे देखिए 1 + 1 हमने किया, तो आप 1 - 1 करेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन का तरीका भी आपको आता है, सिंपल है, जिस तरह हम एडिशन करते हैं उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। ये देखें 1 - 1 बन जाएगा, 0 - 4 बन जाएगा, और 0 - 2 बन जाएगा, और 1 - 3 बन जाएगा। तो इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी आपको आता है। तो ये जो लॉ हमने प्रूफ किया इसको आप सब्ट्रैक्शन के ऊपर खुद प्रूफ कर सकते हैं। अगर मैं इसको प्रूफ करने लगूं तो ये जो क्लास है ये फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको आप सब्ट्रैक्शन के लिए खुद प्रूफ करें। साथ में एक यहाँ पे अगर वर्ड मल्टीप्लिकेशन आ जाए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन जो है अगर इससे और मल्टीप्लिकेशन बन जाए, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं, अगर यहाँ पे हमारे पास इससे मल्टीप्लिकेशन बन जाए, अगर इससे मल्टीप्लिकेशन बन जाए तो ये जो लॉ है इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, इसी जगह पे मल्टीप्लाई का साइन, ये मल्टीप्लाई बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, और यहाँ पे
तो मल्टीप्लिकेशन भी आपको आता है। मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हमने काफ़ी एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। तो ये आपको समझाने का मकसद ये था कि आपको पता लग जाए कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये थोड़ा लंबा है, इसमें प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसके पेपर में आने के चांसेस भी इतना ज़्यादा होती है। तो मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, सिंपल प्रोसेस है। आपने इसी तरह क्या करना है, एक मैट्रिक्स को दूसरी, ये देखिए ये हमने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया। आप ए को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बी के साथ, तो ए इंटू बी आ जाएगा, ये तो ठीक है। फिर दरमियान में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई अपनी जगह पे ए इंटू सी आ जाएगा। यहाँ तक आप क्या करें, पहले आप ए इंटू बी निकालें, ए और बी को मल्टीप्लाई करें, उससे जो आंसर आएगी उसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फिर आप मैट्रिक्स जो है ए इंटू सी को निकालें, ए और सी को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आपके पास आएगी उसको आप एक इक्वेशन का नाम दे दें। यहाँ पे हमने किया भी, ये देखिए ए इंटू बी जब हमने निकाला तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ए इंटू बी। इस तरह ए इंटू बी जो हमने निकाला ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब आप ए इंटू सी को निकालें, ए इंटू सी को हमने जब निकाला तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये वाली ए इंटू सी, ये इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करें, ये दोनों आप मल्टीप्लाई करें। ये जो रिजल्ट आपके पास आई है ये हमने प्लस किया है, लेकिन यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस की जगह पे आप इनको मल्टीप्लाई करें इस तरह। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, इस रो को आप इस कॉलम के साथ फिर इस दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगी वो आपके पास आएगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन का। तो ये लॉज जो है आप देख सकते हैं, आपके एमसीक्यूज के सेक्शन में भी आ सकता है कि ये कौन सी लॉ है, ये डिफाइन करें, इसका नाम लिखिए। तो यहाँ तक तो हमने सीखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को लिखेंगे, मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसको नोट कर लें। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को पढ़ेंगे। आइडेंटिटी का मकसद मैंने आपको समझाया था, तो उसको दोबारा यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट करेंगे एक एलिमेंट्स के ऊपर। तो वो देखते हैं। एक एलिमेंट हम लेते हैं, आप एलिमेंट 2 को चूज करते हैं, 4 को, 5 को, आपकी अपनी मर्जी। यहाँ पे हम 2 को लेते हैं। 2 के साथ हम इस तरह क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास रिजल्ट में 2 आ जाए। 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास रिजल्ट में 2 आ जाए। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। अगर हम 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर में 2 आएगा, 2 1s और 2 आएगा। तो ये जो 1 है ये हमारे लिए आइडेंटिटी का काम करता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी को देखेंगे। हम ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद उन नंबर्स के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा होगा, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, जो कि दूसरे नंबर के ऊपर कुछ असर ना पड़े। जिस तरह नेक्स्ट आप देखिए 10, आपके पास एक नंबर है, इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 10 आ जाए। तो 10 के साथ अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 1s are 10 आएगा। तो ये जो 1 है ये आपके लिए आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी बेसिकली कहते हैं उर्दू में शनाख्त को। तो ये जो हमने ऑपरेशन किया 10 के साथ, एक नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ना तो वो नंबर डबल हो गया, ना ट्रिपल हो गया, ना उसमें कुछ इजाफा हुआ, ना उसमें कुछ कमी हुई, बल्कि वो नंबर सेम टू सेम हमारे पास रिपीट हो गया। तो ऐसे नंबर जिनकी वजह से एक नंबर को हम मल्टीप्लाई करें और उसके ऊपर कुछ चेंज जाहिर ना हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम जो आइडेंटिटी पढ़ते हैं वो हम मैट्रिक्स के ऊपर पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पे हम मैट्रिक्स के ऊपर आइडेंटिटी पढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होगा, यही इसी तरह का एक नंबर, ये जो 10 है हमारे पास, ये हमारे लिए एक मैट्रिक्स होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा,
दूसरा एक मैट्रिक्स आप बी को उठाएंगे, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास मैट्रिक्स ए ही आएगा। यहां पे देखिए मैट्रिक्स ए आपके पास 10 है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर यहाँ पे एलिमेंट चेंज हुआ है, तो यहाँ पे इसका जो मैट्रिक्स होगा वो भी चेंज होगा। तो इससे जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास मैट्रिक्स ए का इक्वल होगा। यहाँ पे मैट्रिक्स ए आपके पास 10 है, तो जो आंसर आएगा वो भी आपके पास मैट्रिक्स ए का इक्वल होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स बी के साथ, तो ये आपके पास इक्वल होगा मैट्रिक्स ए का। यानी इस ए के ऊपर इस ए को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे मैट्रिक्स के साथ तो इस पे कुछ असर नहीं पड़ता, आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इतना लंबा प्रोसेस है, आप रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगी वो आपके पास मैट्रिक्स ए का इक्वल होगा। तो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं कि ये जो हमारे पास प्रोसेस होती है ये किस तरह होती है, इसके ऊपर हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स ए हम लेते हैं, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी के साथ। आई को तो आप जानते हैं आइडेंटिटी, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इससे पहले भी आपको समझाया जिसमें आपके पास 1 0 0 1 इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं 2x2 के ऑर्डर के, तो उनको हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रिपीटिशन में वही मैट्रिक्स ए आती है, या अगर आप ए को बाद में मल्टीप्लाई करें और पहले आई को मल्टीप्लाई करें, आई इंटू ए आप करें, आप ये यहाँ पे देखिए कम्यूटेटिव लॉ हम यूज करते हैं। तो मैट्रिक्स में आपको पता है कि कम्यूटेटिव लॉ तो पॉसिबल है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, ए को आप कम्यूट करते हैं, ए को दूसरी साइड पे लेते हैं और आई को आप पहले लाते हैं, तो इस तरह बन जाएगा। इससे आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, वो आपके पास ए का इक्वल होगा। यानी अगर आप इस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं या इस तरह करते हैं तो दोनों साइड से आपके पास रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो इस लॉ को हम कहते हैं आइडेंटिटी। ऐसे नंबर या ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी कहते हैं जो कि दूसरे के साथ आप मल्टीप्लाई करें और उस पर कुछ असर ना पड़े। तो ये तो आपने सिंपली देखा, हमने एलिमेंट्स के ऊपर भी इसको सॉल्व किया, रियल नंबर्स के ऊपर, मैट्रिक्स में भी आपको समझाया। लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, वो आप नोट कर लें कि यहाँ पे ए जो है वो आप आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी आइडेंटिटी एक मैट्रिक्स है, जो इसका ऑर्डर होगा वो इसका भी होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर यहाँ पे भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन दोनों को आप चेंज करते हैं। तो आपने इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर लेने में आपने बिल्कुल जो है ध्यान रखना है अपने काम के ऊपर कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होने चाहिए आपके पास, तब आपके पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो इस बात को वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके देता हूँ, तो आपको इस पे पता लग जाएगा कि हम जो है यहाँ पे क्या करने वाले हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, हम मैट्रिक्स ए को चूज करते हैं और चलो वो हम लेते हैं 2x2 को, तो लेते हैं 2 3 4 5 को, ठीक है। इसी तरह हम मैट्रिक्स आई को चूज करते हैं, आई आपको पता है कि आइडेंटिटी है, लेकिन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई के लिए जो शर्त है वो क्या है, वो है कि पहले में आपके पास जो नंबर ऑफ रोज है, यहाँ पे ये जो है ये 2x2 है, पहले में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने कॉलम है, 2 है, आप यहाँ पे 2 रोज ले लें, तो यहाँ पे लेते हैं 1 0 और साथ में हम लेते हैं 0 1 को। तो ये जो बन गई है, यहाँ पे कॉलम 2 है, यहाँ पे आपके पास रोज 2 है 2x2, तो यहाँ पे दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन
इससे हमारे पास रिजल्ट भी आएगा। जब आप इसको कम्यूट करते हैं, b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी ये आपके पास वेरीफाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके कॉलम ये है इस मैट्रिक्स के, तो इसके कॉलम इसके रोज के इक्वल हो जाएंगे, तब भी मल्टीप्लिकेशन आपके पास पॉसिबल है। लेकिन अगर हम क्या करें, हम इसके ऑर्डर को चेंज करें, इसकी ऑर्डर को देखें। यहाँ पे दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैट्रिक्स की ऑर्डर को आप देखें, ये 2/2 है, तो फर्स्ट की हम नंबर ऑफ कॉलम को देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, दूसरे में नंबर ऑफ रोज को हम देखते हैं। तो ये दोनों अगर इक्वल हो तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हम कॉलम को चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कॉलम 3 बनाए, यहाँ पे हम 3 कॉलम्स ले लें, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स 3/2 अगर बन गया, यहाँ पे अगर मैं तीसरी कॉलम को भी ड्रॉ करूं तो तब क्या होगा। यहाँ पे देखें, अगर आप इसको पहले लेते हैं, इसको बाद में लेते हैं, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम आपके पास इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं होगा, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो आपको सेटिस्फाई नहीं करके देगा। तो ऐसे एग्जांपल्स में ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो है आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बल्कि इसमें आपने एक कम्यूटेशन करनी है। तो उस कम्यूटेशन से अगर आपका ये जो ऑर्डर है ये सेम आ जाए तब तो पॉसिबल है, लेकिन अगर ये आपके पास सेम ना हो तो आपका मल्टीप्लिकेशन गलत होगा। तो इसको मैं प्रूफ कर देता हूं आपके लिए। यहाँ पे देखें, इसको इसी तरह हम 2/2 रहने देते हैं। पहले तो हम इसको सही तरीके से प्रूफ कर लें, फिर बाद में इसमें हम काम करेंगे दूसरे जो आपको डिस्कस किए। तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी करेंगे, आप a इंटू आई करें। a क्रॉस i आप लिखे या आप a इंटू आई लिखे, दोनों का एक ही मकसद है। आपने इस तरह सीखा है। ये देखिए, हम इस साइड को उठाते हैं, इसको चलो लेफ्ट हैंड साइड का नाम दे दें, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लिखे तो यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाए तो इसमें हमारे पास क्या है, a इंटू आई है, तो ये इक्वल हो जाएगा a i b आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा, मैट्रिक्स a को लिखे, मैट्रिक्स a क्या है, 2 3 4 5, 2 3 4 और 5, साथ में क्या है, i है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखे 1 0 0 और 1, ये दोनों आपने मल्टीप्लाई करने हैं। तो इस रो को आप इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इस कॉलम के साथ, तो ये बन जाएगा 2 1s are 2 plus 3 zeros are 0, 2 zeros are 0 plus 3 1s are 3। इस रो को इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 1s are 4 plus 4 0 5 zeros are 0, 4 zeros are 0 plus 5 1s are 5। तो इसको अगर हम ऐड करें तो इसका रिजल्ट बन जाएगा 2 3 4 5। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। और ये जो आंसर है ये हमारे पास है a इंटू आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी को हमने मल्टीप्लाई किया है राइट हैंड साइड से। अब हम आइडेंटिटी को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इसका दूसरा साइड हमारे पास राइट हैंड साइड है, वो है आइडेंटिटी इंटू a, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी a। तो ये हमारे लिए इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट आप लिखे टेकिंग राइट हैंड साइड, तो ये इक्वल हो जाएगा, पहले आप आइडेंटिटी को लिखे, वो क्या है 1 0 0 1, फिर आप मैट्रिक्स A को ड्रा करें, वो है 2 3 4 5। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें इस रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ,
तो इससे रिजल्ट में क्या आएगा, 1 2 जार 2 प्लस 0 4 जार 0 और 1 3 जार 3 प्लस 0 5 जार 0। इस रो को मल्टीप्लाई करें दोनों कॉलम्स के साथ तो 0 2 जार 0 प्लस 1 4 जार 4 0 3 जार 0 प्लस 1 5 जार 5। तो इनको अगर आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2 3 4 5। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा और ये जो रिजल्ट आई है ये है I इंटू ए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 को 2 3 4 5, इक्वेशन 2 क्या है 2 3 4 5 दोनों सेम है। तो हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा कि ये जो लॉ है ये a इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए, और ये हमारे लिए a का इक्वल होता है। इसको आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के अलावा हम इसको ai और i इंटू ए इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों साइड्स का आंसर सेम आता है। तो ये तो यहाँ तक हमने वेरीफाई किया। अब नेक्स्ट इसके ऊपर हम जो एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसमें इस मैट्रिक्स की ऑर्डर को हम यहाँ पे हमने 2/2 लिया है, उसमें हम उसको 2/3 लेंगे। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो इस साइड को तो सेटिस्फाई कर देगा, यहाँ पे तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन जो दूसरी साइड होगी ऑर्डर चेंज होने की वजह से ये दोनों रिजल्ट सेम नहीं देगा। तो उसको हम वेरीफाई करते हैं, आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास जो इसकी ऑर्डर होगी वो चेंज होगी। तो एग्जांपल में हम लेते हैं मैट्रिक्स ए को, इसकी ऑर्डर हम लेते हैं 2/3, 2 रोज 3 कॉलम्स 2 4 5 6 7 और 1। ये हमारे लिए मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स आई को हम लेते हैं 2/2। Identity of order 2 is 1 0 0 and 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में हमारे पास इसका जो मल्टीप्लिकेशन है इसके हिसाब से हम लेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो है वो है a इंटू आई, इसको आप लिख सकते हैं ए आई, और ये इक्वल हो जाएगा, पहले आप मैट्रिक्स ए को डिफाइन करें। मैट्रिक्स ए है 2 5 6 और 4 7 1। फिर है मैट्रिक्स आई ऑफ ऑर्डर 2 इज 1 0 0 1। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इनका रिजल्ट हमारे पास इस तरह आएगा कि आप इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें फिर इस कॉलम के साथ। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 1 जार 2 प्लस 5 0 जार 0 प्लस, अब नेक्स्ट अगर आप देख लें तो ये इस लॉ को सेटिस्फाई क्यों नहीं करता। यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स है और इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स है। तो अगर यहाँ पे कोई और रो होता तो इनको फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 2 है, तो इसकी वजह से ये लॉ हमारे पास प्रूफ नहीं होती। तो इसकी जो रिजल्ट है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस साइड से तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है, यानी ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास है ये इस ए के लिए आइडेंटिटी नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि आई इज नॉट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर ए। ए के लिए जो आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। अब नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड से। पहले हम आई को लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। तो ये हम लिख सकते हैं आई इंटू ए और ये इक्वल हो जाएगा, पहले आप मैट्रिक्स आइडेंटिटी को ले लें 1 0 0 1। इसको अगर हम
ए के साथ मल्टीप्लाई करें 2 5 6 और 4 7 1, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इस कॉलम के साथ, फिर इसके साथ, तो 1 2 जार 2 प्लस 0 4 जार 0। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 5 जार 5 प्लस 0 7 जार 0, 1 6 जार 6 प्लस 0 1 जार 0। इस रो को इन तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें, 0 2 जार 0 प्लस 1 4 जार 4 और 0 5 जार 0 प्लस 1 7 जार 7 और 0 6 जार 0 प्लस 1 1 जार 1। तो इनको अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट में हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 7 7 और 0 प्लस 1 1। तो ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें तो इक्वेशन 1 तो सेटिस्फाई नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास इक्वेशन 2 है उसमें हमारे पास एक साइड की रिजल्ट प्रूफ हो गई। तो इसलिए अगर ये लॉ दोनों साइड से आपके पास प्रूफ होती है तो तब ये मैट्रिक्स आपके लिए आइडेंटिटी का काम करता है। लेकिन अगर ये दोनों साइड्स को सेटिस्फाई नहीं करता तो तब हमारे लिए जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी हमारे लिए इस मैट्रिक्स का आइडेंटिटी नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट में हम लिखेंगे कि I is not identity for A। मैट्रिक्स A के लिए जो I है वो इसकी आइडेंटिटी नहीं है, hence proof है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि I into A is not equal to A into I। ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि एक साइड का रिजल्ट नहीं आता, इस साइड का रिजल्ट हमारे पास डिफाइंड नहीं है। ये देखिए ये नॉट डिफाइंड है, तो ये इसकी आंसर है। अब नेक्स्ट हम ट्रांसपोज को स्टडी करेंगे और उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी है उसकी, उसको हम प्रूफ करेंगे। तो आप इसको नोट कर ले। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है इसका जो कंडीशन है वो क्या है? वो है कि इसमें हम मैट्रिक्स की जो रोज है उनको हम कॉलम्स में इंटरचेंज करते हैं, तो उसको जो मैट्रिक्स हमारे पास रिजल्ट में आता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि द इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स is called ट्रांसपोज। इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। ट्रांसपोज को हम डिनोट किस तरह करते हैं? ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं a raised to power small t और a raised to power capital T। इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। अब ट्रांसपोज लेने का जो मेथड है वो किस तरह है? हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एक मैट्रिक्स को उठाएंगे और इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो मैट्रिक्स ए को हम डिफाइन करते हैं। मैट्रिक्स ए है 2 3 4 5। इसका अगर हम ट्रांसपोज लेना चाहे तो इसकी सोल्यूशन में आ जाएगा
ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आपने रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है, ये एक रो है, ये दूसरी रो है, तो इस रो से आप कॉलम बनाए 2 और 3, इसी तरह ये रो है, इससे कॉलम बनाए 4 5, तो ये हमारे लिए ए ट्रांसपोज है, ये इसका आंसर है। ट्रांसपोज को इससे पहले क्लासेस में भी हमने डिफाइन किया था। तो दूसरे मैट्रिक्स को देखें, हम दूसरे मैट्रिक्स को लेते हैं मैट्रिक्स बी, उसको डिफाइन करते हैं, ये लेते हैं 3/3, तो इसमें एलिमेंट्स आ जाएगा 4 5 6 3 1 0 6 4 और 1। अगर इसका ट्रांसपोज लेना चाहे तो इसका बी ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल हो जाएगा, आपने रो को कॉलम में चेंज करना है, ये रो है, ये रो है और ये है, इन सबको आपने कॉलम में इंटरचेंज करना है। तो इससे अगर हम कॉलम बनाएं, इससे बन जाएगा 4 5 और 6 3 1 0 3 1 0 6 4 1 6 4 और 1, तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट इसके ऊपर हम एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। वो प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर आप दो मैट्रिक्स को लेते हैं, मैट्रिक्स ए और बी को, इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं और इन होल का अगर आप ट्रांसपोज ले लें तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो इस रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे, आप इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज द प्रॉपर्टी इज a into b whole transpose is equal to b transpose into a transpose। यानी जब आप इन दोनों का ट्रांसपोज लेते हैं तो उनका रिजल्ट तब आपके पास सेम आएगा अगर आप पहले b को ले लें और उसका ट्रांसपोज लेके फिर a का ट्रांसपोज लेके, तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इनके रिजल्ट का इक्वल होगा। तो इसको हम सेटिस्फाई करते हैं, एग्जांपल लेंगे इसके लिए। मैट्रिक्स ए को डिफाइन करते हैं, छोटा सा मैट्रिक्स लेंगे 2/2 2 4 0 1। मैट्रिक्स बी को लेते हैं 3 1 2 0। इसको अगर हम सॉल्व करें और हम ले ले इस साइड को, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे लिए राइट हैंड साइड है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो ऑपरेशन आता है वो ये है, वो है a इंटू बी। पहले हम a इंटू बी को फाइंड करेंगे, फिर इसके ऊपर होल ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये चीज़ है, इसमें हम पहले ब्रैकेट के अंदर को फाइंड करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास है वो है a इंटू बी। पहले आप a इंटू बी को फाइंड करें। मैट्रिक्स A है 2 4 0 1 2 4 0 1। मैट्रिक्स B हमारे पास बन जाएगा 3 1 2 0 3 1 2 0। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, इस रो को इस कॉलम के साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 2 3 6 प्लस 4 2 8 और 2 1 2 प्लस 4 0 0 0 3 0 प्लस 1 2 2 0 1 0 प्लस 1 0 0। तो इनको अगर आप ऐड करें तो रिजल्ट आ जाएगा इनका 6 प्लस 8 14 और 2 आ जाएगा, इससे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0।
तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आई है ये है a इंटू बी का, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है a इंटू बी होल ट्रांसपोज, तो आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पे लिखिए कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ a इंटू बी, इन दोनों का आप ट्रांसपोज ले ले तो इस तरह आ जाएगा, और ये आपके पास इक्वल हो जाएगा a इंटू बी होल ट्रांसपोज का। तो ये रो है, इसको आप कॉलम बनाए, 14 2 आ जाएगा, 14 और 2 आ जाएगा, फिर 2 और 0 आ जाएगा, इससे 2 0। ये हमारे लिए इक्वेशन 1 बन जाएगा, क्योंकि ये साइड हमने फाइंड किया। अब हम इस साइड को फाइंड करेंगे। पहले आप b का ट्रांसपोज ले लें, फिर a का, मैट्रिक्स b का ट्रांसपोज ले लें, मैट्रिक्स b लिखे 3 1 2 0 3 1 2 0, और इसका अगर आप ट्रांसपोज ले लें, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ b, तो बन जाएगा b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कॉलम बनाए, ये रो है इसको कॉलम बनाए तो 3 और 1 आ जाएगा, इससे कॉलम बनाए 2 0 आ जाएगा। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम मैट्रिक्स A को लेंगे, मैट्रिक्स A, इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स A क्या है, 3 1 2 4 0 1 2 4 0 1। टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A का हम ट्रांसपोज लेंगे, तो A ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा, आप इस रो से कॉलम बनाए तो 2 4 आ जाएगा और 0 1, ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। अब ये भी हमने फाइंड किया और ये भी फाइंड किया। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को फाइंड करने के लिए इस स्पेस को हम इरेज करेंगे। यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आई है, ये रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारे पास जो है वो किस तरह है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ये हम फाइंड करेंगे। पहले आप B ट्रांसपोज को लेके ये वाला 3 2 1 0 3 2 1 0, और फिर लेके A ट्रांसपोज ये है 2 0 4 1 2 0 4 1। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट इनका आएगा, इस रो को आप इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसके साथ, तो 3 2 6 प्लस 2 4 8, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 0 0 प्लस 2 1 2, इस रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2 प्लस 0 4 0 और 1 0 0 प्लस 0 1 0। इनको अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट में आएगा 6 प्लस 8 इज 14 और 2 आ जाएगा इससे,
इससे भी 2 आएगा और ये हो जाएगा 0। तो ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे 14 ये दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं कि हिंस प्रूव्ड दैट ये ला लेके A into B whole transpose is equal to B transpose into A transpose। ये इसका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमने सारे कंसेप्ट को पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिटर्मिनेंट को डिफाइन करेंगे, वो भी इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।